गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का नया लेक्चर है जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर टू फाइनाइट साइज। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी साइज को हम मीजर कर सकते हैं। तो जब साइज हम मीजर कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट। ठीक, तो सपोज कर लीजिए कि ये एक वायर है स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट वायर है जिसकी कुछ लेंथ है। ठीक, इसके एक एंड को हम x और दूसरे एंड को हम y नाम दे देते हैं। x y हमारे पास एक वायर है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट डिस्टेंस पर पॉइंट P है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, तो जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इससे इसकी परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है। कितनी है? कैपिटल R है। और यहां पर पॉइंट मान लेते हैं कि कैपिटल M है। ठीक, अब देखिए क्या हम यहां पर बायो सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ में हमको एक स्मॉल करंट एलिमेंट चाहिए होता है, जबकि ये वायर बड़ा है और इस यहाँ पर हम बायो सेवर्ट लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बायो सेवर्ट लॉ लगाने के लिए हमको इसी वायर में से एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो वायर है ये स्मॉल करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो स्मॉल करंट एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे पार्ट में इसको बना हुआ मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस dl है और ये बहुत छोटी है। ठीक, ये बहुत छोटी है और इतनी छोटी है कि इस पर हम एक पॉइंट O नाम दे सकते हैं और उसको पूरा मान सकते हैं। एक क्या नाम दे दें? एक नाम हम इसको दे सकते हैं O, जिसमें हम इसको पूरा मान लेते हैं कि ये O है। ठीक, ये एक पॉइंट हमने मान लिया O। क्या पॉइंट मान लिया? O। ठीक, और M से O तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, M से O तक की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि L है। ठीक, अब हमारे पास dl हो गया और dl हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, dl को वहां मिलाते हैं जहां पर वो जिस पॉइंट पर हमको निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड। और जब मिलाते हैं तो करंट इसमें हम मान लेते हैं कि I फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। अब जब करंट I फ्लो हो रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं, करंट I फ्लो हो रहा है तो dl की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन I की होती है। ठीक, तो सेम डायरेक्शन होगी तो I डायरेक्शन ऑफ I हो जाएगी yx और डायरेक्शन ऑफ L हो जाएगी dl हो जाएगी yx। ठीक, तो हम एक एंगल बनाएंगे यहाँ से, एंगल थीटा। ये एंगल हम मान लेते हैं कि dl से इसका एंगल जो है वो है थीटा। एंगल कितना है? थीटा। ठीक, अब देखिए ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि r है। O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। अब यहां पर ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल ये वाला बन रहा है ये फाई है। ठीक, अब चूंकि एंगल पे बात हो रही है इसलिए इसकी एक लिमिटेशन बनाएंगे यहां से यहां तक और इस एंड से यहां तक, इसको मिला लेंगे तो अब ये भी तो कुछ एंगल बनाएगा। ठीक, ये जो एंगल बनाएंगे उस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहां से इस आर्क से होते हुए यहां तक जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है φ1 और चूंकि ये नीचे की ओर बन रहा है इसलिए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये माइनस होगा। और यहां से ये एंगल हम मान लेते हैं φ2। हमारा फिगर पूरा हो गया। ठीक, फिगर आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं। ठीक, तो dB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर इस dl की वजह से हम मान लें कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB है तो dB इक्वल्स टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं किसके टर्म में, हमको आर पता है उसके टर्म में और फाई के टर्म में। ठीक, आर और फाई के टर्म में हम निकाल लेते हैं। तो हम लेंगे ट्राइंगल MOP। ठीक, देखिए ये स्मॉल आर है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लें तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपने 9th में पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर होगा कैपिटल आर और हाइपोटेनियस होगा स्मॉल आर, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद अब ये वैल्यू साइन थीटा की और स्मॉल आर स्क्वायर की वहां पर रख देते हैं, तो हो जाएगा dv इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल। ठीक, साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम स्मॉल आर को भी क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम बात करें स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहां से हमारा स्मॉल आर इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर प्लस एल। ठीक, अब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 dv इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारी जो लिमिट है वो एंगल में चल रही है φ1 और φ2, तो हमको कहीं ना कहीं फाई की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखिए tan फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू, देखिए ये फाई है, tan थीटा tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि L अपॉन R, L अपॉन R, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू R tan फाई। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 तो क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो देखिए dl अपॉन डी फाई हो जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू r कांस्टेंट हो जाएगा, dt फाई अपॉन tan फाई, इसका फार्मूला होता है डी फाई tan फाई इज इक्वल्स टू r, ये होता है sec स्क्वायर फाई। ठीक,
तो dl अपॉन डी फाइव इक्वल टू आर सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किस चीज की, dl की। तो dl इक्वल्स टू हो जाएगा आर सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 समझ गए होंगे इसको आप, इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, अब हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू को लेके चलते हैं और इक्वेशन 3 यानी कि ये वाली r10 और 4 यहां से इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 हमारी ये वाली। ठीक, तो इसलिए देखिए dB इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई। अब dl की जगह पर, इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dl की जगह पर हम लिख सकते हैं r सेक स्क्वायर 5 d5। ठीक, अपॉन में, ठीक, अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, हमें लिखना है किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर हमारे पास है, आर स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए एल इक्वल्स टू आर 10 तो एल का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर 10 स्क्वायर 5 आएगा। आर स्क्वायर 10 स्क्वायर 5। ठीक, अब देखिए ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, नीचे देखते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, सॉरी आई आर सेक स्क्वायर 5 d5। ठीक, अपॉन आर स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5। ठीक, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 इक्वल्स टू, सॉरी एक गलती हुई हमसे, यहाँ पर 3/2 होगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ 3/2 होगा। ठीक, अब देखिए जब इसको बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई। आर से अगर आर क्यूब काट दोगे, सॉरी एक चीज और, यहाँ पर आर से स्क्वायर 5 और एक आर पहले से था ना, तो ए इंटू आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर से आर काट देंगे, ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर 5 d5 अपॉन यहाँ बचेगा आर और ये हो जाएगा सेक इस क्यूब 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब बचेगा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर 5 से ये कट जाएगा, 1 अपॉन सेक 5 बचेगा। 1 अपॉन सेक 5 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 5। ठीक, तो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई cos 5 आई अपॉन आर cos 5 d5। एक बार और समझ लीजिए इस स्टेप को। यहाँ से हमने क्या किया, एक बार और समझा देता हूँ आपको कि स्टेप ये था कि हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3 tan phi इक्वल्स टू एल अपॉन आर से एल की वैल्यू निकाली थी r tan phi, और इक्वेशन नंबर 3 को हमने डिफरेंशिएट कर दिया था विथ रिस्पेक्ट टू phi। तो dl अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू आर डी फाई tan phi इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर फाई आ गया था। ठीक, उसके बाद dl इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, चौथी इक्वेशन हमको मिल गई थी। db में हमने dl की वैल्यू रखी, dl की वैल्यू हुई आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई और एक आर उसमें पहले से था, तो मल्टीप्लाई होके आई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई ऊपर हो गया। नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई। जब आर स्क्वायर आप बाहर लाएंगे तो ये 3/2 उसके साथ बाहर आएगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा कि आर स्क्वायर और इसके साथ जब 3/2 बाहर आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। ठीक, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई जो होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, ये होता है सेक स्क्वायर फाई। ठीक, और इसके ऊपर भी आपकी पावर 3/2 लगी रहेगी तो 2 कैंसिल, तो सेक क्यूब फाई हो जाएगी। सेक स्क्वायर फाई से सेक क्यूब फाई को काटोगे तो 1 अपॉन सेक फाई बचेगा, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि होता है cos फाई। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब देखिए आप हर एलिमेंट से, जैसे यहाँ पर काटा
फिर यहाँ पर काटा, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। अगर छोटे छोटे सारे करंट एलिमेंट लोगे तो भी आपकी डायरेक्शन सेम रहेगी पी पर, ठीक है। तो चूंकि डायरेक्शन सेम रहेगी इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैपिटल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, चूंकि हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिटेशन क्या बनेगी, -φ1 क्योंकि ये नीचे की ओर है, और ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का φ2 μ0 अपॉन 4 I अपॉन r cos φ d φ, ठीक। अब देखिए d φ है तो केवल cos φ अंदर आएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा, तो बड़ा इक्वल्स टू हो जाएगा -φ1 φ2 सॉरी μ0 अपॉन 4 I अपॉन r इंटीग्रेशन -φ1 φ2 cos φ d φ। cos φ d φ का होता है माइनस साइन φ, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, μ0 अपॉन 4 I अपॉन r इन ब्रैकेट साइन φ -φ1 और प्लस का φ2। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 I अपॉन r साइन φ2 और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और साइन -φ1, ठीक। अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारा फार्मूला हो जाएगा b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 I अपॉन r इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक। नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। अब देखिए स्पेशल केसेस, हमने फार्मूला क्या प्रूव किया, b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 इंटू I अपॉन r इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक। फिगर आपके सामने है, r क्या है, φ1 क्या है, φ2 क्या है, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए पहली कंडीशन, जो एक्स वाई वायर है हमारा, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, φ1 इक्वल्स टू φ2 और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू हो जाता है π/2 के। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं, b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 इंटू I अपॉन r साइन π/2 प्लस साइन π/2, ये वन तो हो जाएगा 2, यानी कि μ0 अपॉन 4 इंटू I अपॉन r, ये हो गया इंटू में 2, ये इससे इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2 r, ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन है P lies at one end, किसी एक किनारे पर है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक। उस कंडीशन में φ2 इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं और φ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 I अपॉन r साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 90 की 1, यानी कि हो जाएगा μ0 अपॉन 4 I अपॉन r, ठीक। और ऑन द एक्सिस, तीसरी कंडीशन होगी हमारी, तो φ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री और φ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो साइन, तो ये हो जाएगा, देखिए साइन b इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 इंटू I अपॉन r
इन ब्रैकेट साइन 0 प्लस साइन 180। अब इन दोनों की वैल्यू 0 होती है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको नोट कर लीजिए, ठीक।